Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. शुभ प्रभात। सभी को शुभ प्रभात। राधे राधे। सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीताराम सीताराम। जय श्री कृष्ण। राम ही राम। जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो शुरू किया था वो था हमारा अनंतस्पर्शी। और अनंतस्पर्शी के बारे में जो कल हमने पढ़ा वो थी उसकी डेफिनेशन। अनंतस्पर्शी होती क्या है, अनंतस्पर्शी के प्रकार क्या है, और इन प्रकारों में समांतर अनंतस्पर्शी और तिर्यक अनंतस्पर्शी, हमारे जो स्टैंडर्ड कर्व है, जो मानक वक्र है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, और उनमें से अनंतस्पर्शियाँ किस किस के पास है, फिर एक्स और वाई एक्स के समांतर अनंतस्पर्शियाँ निकलती कैसे है, एग्जाम्पल द्वारा ट्राई किया। और फिर एक विधियाँ पढ़ी कि दो विधि हमारे पास है, एक है व्यापक विधि, लघु विधि। व्यापक विधि पढ़ रहे थे तो हमने एक सवाल ट्राई किया था, कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करना था, उनको फॉलो किया, और जो अनंतस्पर्शियाँ होती है वो हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को, इस विधि को एक सवाल से और ट्राई करते हैं ताकि ये विधि जो है आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे। वैसे आप लोग थ्योरी वीडियो भी देखा करें, जो थ्योरी वीडियो डले हुए हैं और उसमें भी अनंतस्पर्शी मैंने पढ़ाई हुई है, उस पर भी सवाल करवाए हुए हैं, बहुत सारी क्वेश्चन वहाँ पे भी करवाए हुए हैं, तो वो भी सवाल देखिएगा क्योंकि वहाँ ढेर सारे सवाल वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो प्रैक्टिस में आपको वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ जो प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे भी और मिल जाएंगे, तो खूब सारे सवाल आपके पास हो जाएंगे। प्लस वहाँ पे भी थ्योरी पढ़ाई है, यहाँ पे भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी भी आपके दो अलग अलग तरीके से हो जाएगी, एक वहाँ पे पढ़ाई हुई है वो, और एक यहाँ पे पढ़ाई हुई है वो। तो आप दोनों चीज़ें साथ साथ देखते रहें, ऐसे ना सोचेंगे सिर्फ यहाँ चल रहा है लाइव तो बस लाइव लाइव देख लें, ऐसा ना हो, वहाँ पे भी जाके देखें क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से पढ़ाया गया है, अलग मूड में समझाया गया होगा, कुछ अलग तरीके से बताया गया होगा, और यहाँ कुछ अलग तरीके से होता है। तो जहाँ जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना ही फायदा है ना। चलो आ जाओ, एक सवाल और ट्राई करते हैं जिससे ये सारी कहानी क्लियर हो जाए। तो वाई क्यूब माइनस 5xy² प्लस 8x² माइनस 4x³ 2y माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा सवाल है। वाई क्यूब माइनस 5xy² प्लस 8x² माइनस 4x³ माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² प्लस 2y माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जिनको आता है वो खुद से ट्राई कर लो, और जिनको नहीं आता है वो देख लो। तो सबसे पहले बताया था कि जो पावर है, जो घात है, उसके हिसाब से ले लो। देखो यहाँ 3 पावर है, जो 3 पावर वाले पद हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर इसमें 3 है, तो जो 3 पावर वाले हैं पहले उनको इकट्ठा कर लो। जो 3 पावर वाले हैं
उनको एक साथ इकट्ठा कर लो। तो ये सब 3 पावर वाले हैं, इनको एक साथ कर लिया और इनका नाम हो गया phi 3, 3 घात का फलन, 3 घात का फलन phi 3, ये phi 3 हो गया। फिर 2 पावर वालों को ले लो, ये 2 घात वाले हो गए जिनमें 2 पावर आ रही है, इन्हें एक साथ कर लो, ये आपका phi 2 हो गया, 2 पावर वाले। फिर आप 1 पावर वालों को साथ में कर लो जिन पे 1 घात आ रही है, इनका नाम हो जाएगा phi 1। और फिर 0 पावर वाले मतलब बिना एक्स वाई वाला, ये इस तरीके से phi 3, phi 2, phi 1 और phi 0 अलग अलग हो गए। तो 3 पावर वालों को एक साथ, 2 पावर वालों को एक साथ, 1 पावर वालों को एक साथ, बिना पावर वालों को एक साथ। अब इनमें अगला स्टेप बताया था कि x बराबर 1 और y बराबर m रख के इनको अलग अलग बना लो, x बराबर 1 और y बराबर m रख के अलग अलग बना लो। जिससे phi 3 आ जाएगा m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4, ये तो हमारा phi 3 आ गया। अब phi 2 निकालो, phi 2 में भी यही करो, y की जगह m, x की जगह 1, 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6। उसके बाद में phi 1 अलग कर लो, phi 1 हो जाएगा 2m माइनस 2, फिर phi 0 वो हो गया माइनस 1। तो ये सारे आपके पास अलग अलग आ गए। अब ये आने के बाद अगला था कि जो सबसे बड़ा फंक्शन हो उसको आप 0 कर लो और m के मान निकाल लो, इसको 0 करो और m के मान निकाल लो। सबसे बड़ा फलन जो भी है, यहाँ पे 3 पावर का है, हो सकता है किसी सवाल में 4 पावर का हो, तो कोई बात नहीं, जितनी पावर का हो उतनी ही फलन को 0 कर दो। जो बड़ी पावर वाला है इसको 0 कर दिया, इसका गुणनखंड करने। अब जो 3 पावर वाले गुणनखंड होते हैं इसमें नॉर्मली आप टुकड़े करके देखते हैं, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप एक नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। कोई भी m का मान ऐसा रखिए जिससे ये 0 हो जाए, कोई m का मान ऐसा रखिए जिससे ये 0 हो जाए। एक गुणनखंड आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एक मूल आपको मिल जाए, मूल मिल जाएगा तो गुणनखंड मिल जाएगा, तो एक गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाए इसकी कोशिश करते हैं। जैसे m बराबर 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, जैसे आप m बराबर 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी इसका एक गुणनखंड m बराबर 1 है। एक गुणनखंड मिल गया, ये 0 आ गया, इसका मतलब एक आंसर ये हो गया। अब m बराबर 1 जो है वो रूट हो गया, अगर ये रूट हो गया तो एक को इधर ले आओ, एक को इधर लाने पर ये हो गया m माइनस 1। m माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया, मतलब जो 3 टुकड़े होने वाले थे उन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये आ गया, उन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये आ गया। अब m माइनस 1 का इसमें भाग दे दो ताकि बचे हुए गुणनखंड जो है वो पता लग जाए। m माइनस 1 का भाग देने पर और भाग देके बचे हुए गुणनखंड बाहर आ जाएंगे। m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4, m स्क्वायर का भाग देने पर, जब m स्क्वायर का भाग दोगे तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर का भाग देने पर तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस चिन्ह बदल दो, ये कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर प्लस 8m, फिर m माइनस 1 का फिर भाग दे दो, अब भाग लगेगा माइनस के 4m का, माइनस के 4m का भाग देने पर माइनस का 4m स्क्वायर और प्लस 4m, चिन्ह बदल दो और घटा दो, ये कट गया, ये 4m आ गया, तो 4m आने के बाद में ऊपर से 4 उतर गया और प्लस 4 बार भाग लग गया, तो ये हो गया 4m माइनस 4 और प्लस माइनस भाग पूरा हो गया। ये आपको बचे हुए 2 गुणनखंड और मिल गए, एक गुणनखंड m माइनस 1 है ही और बाकी गुणनखंड आ गए m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4।
तो आपके गुणनखंड एक तो m-1 है और बाकी दो गुणनखंड आए हैं m² - 4m + 4 बराबर 0। ये m-1 आ गया, ये m-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से m के दो मान सेम आ रहे हैं, एक मान तो अलग आ रहा है, m बराबर 1, ये तो भिन्न है, इकलौता है ना। लेकिन यहाँ पे m के दो मान सेम आ रहे हैं, 2,2। तो जो समान मान आते हैं उनके लिए c का फॉर्मूला अलग होता है और जो भिन्न आते हैं उनके लिए अलग होता है। तो जो समान है पहले उनको ट्राई करते हैं। समान वालों के लिए फॉर्मूला होता है c²/2 φ2 डबल डैश प्लस c φ1 डैश प्लस φ0 बराबर 0। ये c का फॉर्मूला होता है जो m के मान समान आते हैं। ये फॉर्मूला है m के समान मानों के लिए, एक जैसे मानों के लिए। जो m के मान समान है उनके लिए ये हो गया। तो यहाँ c²/2 हो गया और φ2 डबल डैश चाहिए होगा, वो हमें पीछे जाके लेके आना पड़ेगा 2 बार अवकलन करके। ये रहा φ3, इसका 2 बार अवकलन। φ3 का एक बार अवकलन करूं, पहला डैश निकालूंगा तो ये आएगा 3m², 3m², 5 दूनी 10m प्लस 8, 3m², 5m, 8। दोबारा φ3 डबल डैश करूंगा तो ये आ जाएगा 6m - 10, 6m - 10। c φ1 डैश, φ2 डैश, ये है φ2, φ3, φ2, φ1, φ2 डैश। ये रहा φ2 और φ2 डैश हो जाएगा -6m + 9 और φ1 है हमारा 2m - 2, -6m + 9 और φ1 है हमारा 2m - 2। ये हमारे मान रख दिए, ठीक है। तो m का मान 2 रखना है, m का मान 2 रखने पे 12 में से 10 गया, 2 आ गया। बारह में से 9 गया, -3। यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, c² - 3c + 2 बराबर 0। गुणनखंड करने पर c - 1 c - 2, तो c के दो मान आ गए, c बराबर 1 और c बराबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, m बराबर 1, ये हो गया φ2 बटा φ3 डैश। φ2 है आपके पास -3m² + 9m - 6, -3m² + 9m - 6। और पहली बार अवकलन करने पे आया था φ3 का 3m² - 10m + 8। m का मान 1 रखने पर, तो 1 रखने पर ही ऊपर आ जाएगा 0, तो c का मान आ गया 0।
ये लो, हर किसी के लिए, हर m के लिए c का मान है। m बराबर 1 के लिए c 0 है, m बराबर 2 2 के लिए 1 के लिए 1 है, 1 के लिए 2 है। तो ये सारे मान रख के अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लेते हैं। तो m बराबर 1 के लिए तो हमारे पास आया है c बराबर 0, और m के जो दो मान सेम है, m बराबर 2 और m बराबर 2, उनके लिए c का मान एक के लिए 1 है और एक के लिए 2 है, एक के लिए 1 और एक के लिए 2। बस इसे रख दो और अनंत स्पर्शी निकाल लो, y बराबर mx प्लस सी। तो पहले वाले में ये रखा तो ये आ गया y बराबर x, ये रखा ये आ गया y बराबर 2x प्लस 1, यहां रखा तो ये हो गया y बराबर 2x प्लस 2। इस वक्र की ये 3 अनंत स्पर्शियां आपको प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से आप अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब आप ये व्यापक विधि लगाएं, जब आप ये व्यापक विधि लगाएं तो एक चीज देख लेना, अगर m का मान नहीं आता है, अगर m का मान नहीं आता है तो इसका मतलब है इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, क्योंकि m ही नहीं आ रहा तो बिना m के आए c कहां से आएगा। तो ये समझ जाना कि अनंत स्पर्शी नहीं है, इस वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 3x क्यूब y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। मान लो ये समीकरण है और इस समीकरण के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, सॉरी। तो हमारे पास जो 4 पावर वाले हैं, इसमें शुरू हो रही है 4 पावर से, तो ये तो हो गए 4 पावर वाले, यानी इसको 5 4 बोलेंगे। ये हो गए 3 पावर वाले, तो ये हो गया आपके 5 3, ये हो गया आपका 5 2, ये आपका 1 पावर वाला मतलब 5 1, और ये आपके अचर पावर वाले 0 पावर वाले, ये हो गए 5 0। 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0। अब आपको क्या करना है कि जो आपका 5 4 है, इसमें जो बड़ी पावर है ना, उसको 0 करना होगा। पहले तो m रखो, इसमें पहले m रखोगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस m की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस m की पावर 4। तो यहां से अगर हम इसे 5 4 को 0 करें तो हम देखते हैं कि कोई भी m का मान हमें यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ कोई भी m का मान हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो समीकरण है इससे m के मान जो भी आएंगे वो सब के सब काल्पनिक होंगे, क्योंकि कोई भी m का मान ऐसा नहीं है जिसकी पावर 4 करने पर और फिर 1 जोड़ने पर 0 आ जाए, क्योंकि 4 पावर करने पर वो प्लस का हो जाएगा। 4 पावर समघात है, समघात करने पर वो प्लस का हो जाएगा, चाहे वो माइनस का ही क्यों ना हो, और चाहे प्लस का हो तो भी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये प्लस आएगा, और प्लस में और एक जुड़ जाएगा तो 0 तो आ ही नहीं सकता। तो साफ क्लियर है कि m का कोई मान यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। m के जो भी मान आएंगे, यहाँ पे कोई भी m का मान वो नहीं आएगा जो सेटिस्फाई करे, क्योंकि m का मान काल्पनिक आएगा, चारों के चारों मान काल्पनिक होंगे, और m के कोई भी मान वास्तविक नहीं है, इसलिए कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसलिए कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्र की अनंत स्पर्शी हो ही।
किसी वक्र की अनंतस्पर्शी हुई, है ना। अनंतस्पर्शी नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर वक्र के पास अनंतस्पर्शी होती है। किसी के पास नहीं होती, किसी के पास 3 भी होती है, किसी के पास 4 भी होती है। तो वो अलग-अलग वक्र पे डिपेंड करता है कि उसके अनंतस्पर्शी है या नहीं है। है तो जो मेथड है वो निकाल देगा, होगी तो निकाल देगा, नहीं होगी तो कहाँ से निकलेगी। तो वो यही बात है कि आपका m का मान ही नहीं आ रहा, मतलब अनंतस्पर्शी है ही नहीं, है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली विधियों के ऊपर, लघु विधियों के ऊपर। लघु विधि में हमारे पास 2 मेथड है। लघु विधि या शॉर्ट मेथड में 2 मेथड है, लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं है ये। जो लघु विधियां हैं उसमें 2 आती है। एक आता है हमारा लिमिट मेथड या सीमा विधि। आप लिमिट लेकर भी निकाल सकते हैं। ये मेथड शुरुआत में लंबा होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ये मेथड छोटा लगने लग जाता है। शुरुआत में ये लंबा लगेगा, शुरुआत में आपको ये व्यापक विधि से भी ज़्यादा बड़ा लगता है कि व्यापक विधि तो फिर भी छोटी है, ये तो उससे भी बड़ा है। लेकिन जैसे-जैसे इस मेथड की गहराई समझ में आने लगती है, तो जल्दी पकड़ में आने लग जाता है कि कौन-कौन से पद बेकार है, कौन से काम के हैं। फिर वो जो काम वाले पद होते हैं, उन पे फ़ोकस आने लग जाता है। फिर आप फटाफट इस मेथड का यूज़ कर पाते हैं, तो ये कमाल है। लेकिन शुरुआत में आपको ये लंबा लगेगा। दूसरा होता है निरीक्षण विधि, बाय इंस्पेक्शन। सिर्फ आप समीकरण को देख के पता लगा सकते हैं, कई केसों के अंदर, हमेशा नहीं, कई केस ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ समीकरण को देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसकी अनंतस्पर्शी क्या है। तो दूसरा मेथड कहलाता है। हमेशा काम नहीं करेगी ये, हमेशा काम नहीं करेंगी, विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड का मतलब है लिमिटेड एडिशन है ना। जब आप शॉर्ट मेथड नाम लिख देते हैं तो सीधा हो जाता है कि लिमिटेड है, ये हमेशा काम करने वाली चीज नहीं है। ये कभी कभार काम करेगी, लेकिन जब भी काम करेगी अच्छा काम करेगी, बस इतनी बात है। जब भी काम करेगी आपकी अच्छी मदद कर देगी, है ना। जब भी काम करेगी आपकी अच्छी मदद कर देगी, लेकिन हमेशा काम करेगी ऐसा नहीं है। जैसे आप कॉलेज आते, किसी ने लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दे दी, आज आपका काम हो गया, जल्दी पहुंच गए, है ना, खर्चा बच गया। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? जवाब है नहीं, कभी नहीं भी मिलती। तो बस वही है। अब व्यापक विधि का मतलब ऐसी विधि जो हमेशा काम करेगी, कोई डाउट है ही नहीं। जैसे बस पकड़ के जाते हो, वो बसें हमेशा मिलेंगी आपको, कभी भी चले जाओ बस मिल जाएगी। लेकिन लिफ्ट कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। दिन अच्छा हुआ तो लिफ्ट मिल जाएगी, कोई भला आदमी होगा ले जाएगा, नहीं मिली तो बस। तो वो निरीक्षण विधियां जो है वो टेम्परेरी मेथड होते हैं, अस्थायी विधियां होती है। जो काम करती है तब तो मैंने कहा वाव होता है, काम करती है तब तो वाव है कि भाई गजब हो गया, मजा ही आ गया, आज तो जल्दी पहुंच गए, धक्के नहीं खाने पड़े। जयपुर में रहे हुए क्या आप? जयपुर में रहे हुए क्या? जयपुर में जब मैं इंजीनियरिंग करता था उस समय की बात है। उस समय जो बसें, अभी भी पता नहीं क्या हालत होगी, अब भी जयपुर में क्या हालत होगी। जो बसें चलती थी, जो मतलब सिटी बसें जिनको कहते हैं, वो जो सिटी बसें हुआ करती थी उसके अंदर आदमियों को, मतलब आपको देखना है कि मतलब जो सामाजिक प्राणी हैं हम लोग, हमें कैसे मतलब जानवरों की तरह मेंटेन किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें आपको भरा जाता है, दबा दबा के भरा जाता है, और लास्ट तक वो भरते रहते हैं, और पीछे चले जाओ और पीछे चले जाओ। गाड़ी में जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 20 जनों की होती है, उसके अंदर 20 जनों की होती है, लेकिन वो उसमें 50 बिठा देते हैं। और 50 में से भी सीटों पे तो कम से कम 20 सीटों पे 30 बिठा देते हैं, और बाकी जो खड़े खड़े हैं उनको भी भर भर के, हाँ पीछे हो, हाँ और पीछे हो, हाँ और पीछे हो। और वो पीछे पता नहीं कितनी वो सुरंग बना देते हैं उसको। वो होती तो उतनी है कार बस, लेकिन उसको सुरंग बना देते हैं, और पीछे और पीछे और पीछे, वो भर देते हैं। तो वो आदमी समझ सकता है कि वो तरीका है, वो बस हमेशा काम करती है। आपको कहीं भी जाना है वो बस मिल जाएगी। लेकिन जो लिफ्ट वाला काम है वो सबसे सरल है, लेकिन वो मिलती नहीं है रोज। तो वो भयंकर हालत खराब होती है, अभी भी पता नहीं क्या हालत होगी वहां पे। हाँ, अभी भी यही हालत है। बढ़िया भाई, बहुत बहुत बकवास है, बहुत बुरा है, बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब है,
जयपुर मुझे बाकी, क्योंकि मैं एक तो छोटे शहर का आदमी, ज़्यादा बड़े शहर का गया हुआ नहीं था, तो मुझे अभी भी, अगर आप छोटे शहर के हैं या खासकर गाँव के लोग हैं, तो आपको शहर में जाने के लिए एक तो या तो अपना कल्चर छोड़ दो, जो आपका ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण समझ है और ग्रामीण के हिसाब से जो आपकी प्राथमिकताएँ हैं, उनको छोड़ दो। उनके साथ मेल मिलाप कर लो, जो बड़े शहरों में रहते हैं। हाय ड्यूड, है ना? तो हाय ड्यूड बन जाओ, मतलब थोड़ा कूल टाइप से बन जाओ। अगर आप कूल नहीं बन सकते, तो फिर वो बड़े शहरों में आपकी जगह नहीं है। और अगर बनानी है तब तो ड्यूड बन जाओ, कूल बन जाओ, और नहीं बनानी है तो अपना देश, अपना गाँव, अपना शहर, वो बेस्ट है। तो वो थोड़ा-सा वहाँ अलग कल्चर आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि जब मैं जैसे छोटा शहर का था, तो हमें टेम्पो मिलते थे, और एक टेम्पो में भी जब बैठते थे, तो मोटा-मोटी 1 या 2 जना ही बैठता था। तो हम ऐसे राजा की तरह बैठ के जाते हैं। अगर लोग, आप छोटे शहर के हैं तो आपको समझ में आता होगा। हम ₹10 देते हैं और टेम्पो में ऐसे बैठ के जाते हैं, ₹10 दे के भी। जो छोटे शहर वाले हैं वो इसको कनेक्ट करेंगे कि छोटे शहर में आप टेम्पो करते हैं, टेम्पो को रुकवाते हैं, स्पेशली टेम्पो आपके लिए रुकता है। और कई बार तो ₹10 में सिर्फ आप ही होते हैं अकेले टेम्पो के अंदर, जो बैठ के जा रहे होते हैं। पूरे टेम्पो में सिर्फ ₹10 में आपने टेम्पो एक तरह से हाईजैक कर लिया है, जो आपका है, और आप यूँ बैठ के जा रहे हो, और वो आपको मैन तक छोड़ रहा है ₹10 में। और अगर वहीं आप जयपुर में जब जाते हो, तो वो कह रहा है और पीछे, और पीछे, और पीछे। और मैं जब, क्योंकि मेरी हाइट भी अच्छी है, तो जब मेरी हाइट अच्छी होती थी, मैं, वो बसें छोटी होती थी, तो मैं ऐसे होता था। और हमारी जो कॉलेज थी वो लगभग 1.5 घंटे की यात्रा होती थी। तो सीट तो रेयर ही मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि बस भर के आती थी। तो हम ऐसे जाते थे, तो पूरे रास्ते में ऐसे ही रहता था। जब वहाँ तक पहुँचता था तो मेरी गर्दन ऐसे हो जाती थी, फिर उसको ठीक करता था। फिर बहुत दुखदायी दिन थे। पढ़ाई तो अपनी जगह थी, लेकिन वो जो दुःख थे, वो बहुत ज़्यादा थे। फिर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई जयपुर की तरफ जाने की। इतने अच्छे-अच्छे अनुभव हुए मुझे जयपुर को लेके, है ना? तो फिर कभी इच्छा नहीं हुई कि भई, हाँ, चेंज भी करनी पड़ती है। वो वहाँ पे थोड़ा-सा अलग है, वो मॉडर्नाइज़, जिसे कहते हैं ना, एक मॉडर्नाइज़ कंट्री, मतलब शहर जब मॉडर्नाइज़ होता है, आधुनिकीकरण होता है, तो आप हर एक जगह है ये, कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही है। जैसे दिल्ली जाइए आप मुंबई जाइए, आप पुणे जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, वो शहर अपने आप को जल्दी मॉडर्न कर लेते हैं। अब गाँव और छोटे शहर क्या होते हैं, धीमे-धीमे आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते हैं। और क्योंकि उन्हें आधुनिकीकरण पसंद होता, तो फिर वो उसमें चले जाते हैं ना। तो आधुनिकीकरण कम पसंद है, तो वो धीरे-धीरे अपने हिसाब से चलते बढ़ते हैं। और वो शहर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत-बहुत तेज़ी से। आप 2 साल मत जाइए जयपुर, और 2 साल बाद जाइए, आपको पूरा जयपुर चेंज मिलेगा। और हमारे गाँव जो है, वो जब अंग्रेज़ आज़ाद करके गए थे, है ना? तब से लेकर अब तक कोई ज़्यादा नहीं बदला। जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, तो यूँ मानिए जैसा छोड़ के गए थे, अब थोड़े घर और डबल घर हो गए होंगे। बस इतना ही है, बाकी हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वो गाँव में वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, वो होती है क्या? हाँ, नहीं, वही बता रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं सूट किया, इसलिए मुझे कभी जयपुर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कई जने कहते हैं, सर जयपुर आ जाओ, मैंने कहा जयपुर एक बार मैंने बर्दाश्त कर लिया। शायद मेरी हिम्मत नहीं थी। जयपुर बेस्ट है, कोई दो राय नहीं, लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो जो वहाँ 4 साल बिताए थे, 4 साल इतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले कहा ना कि या तो आप अपना वो, जो आपका गाँव का है, जो आपका छोटे शहर की जो चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, वहाँ पे आप बाहर निकलते हैं, लोग आपको नमस्कार करते हैं, बातचीत होती है, कनेक्टिविटी होती है। ये सन 2001 की कहानी है। उस समय भी लोग नमस्कार नहीं करते थे। उस समय भी सामने से सामने जो घर होते थे, हम फ्लैट में रहा करते थे, तो हमारे सामने जो फ्लैट वाला था, वो नमस्कार नहीं करता था। वो, हम गेट खोलते थे, वो गेट बंद कर लेता था। इतना मतलब खालीपन वहाँ हुआ करता था कि आप जा रहे हैं, पूरा रास्ता चल रहे हैं, ज़्यादा लोग बातें-चीतें नहीं करते, ज़्यादा बातचीत में विश्वास नहीं करते। पता नहीं, शायद बहुत जल्दबाज़ी में होंगे, बहुत सारा ऐसा। और हम गाँव में निकलते हैं, जो हमारा शहर है, वहाँ निकलते हैं तो कई जने पूछ लेते हैं, क्या बात है? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तो कनेक्टिविटी थी, वो नहीं मिली। अब मेरी उम्र अधिकतर वहीं अपने शहर में बीती हुई है, तो जयपुर को लेके वो मुझे प्रॉब्लम रहती थी। और मुझे लगता है अभी भी शायद जयपुर वैसा ही होगा। अब तो लोगों के पास पहले ही समय नहीं था। है ना? तो आज तो उनके लोगों के पास कहाँ समय होगा किसी से बैठ के बात करने का, या किसी की बात सुनने का। तो सीमा विधि वैसी ही है, शॉर्ट मेथड है, कारगर है, काम करेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, मैंने चूज़ बीकानेर को ही किया। जयपुर और बीकानेर 2 ऑप्शन थे मेरे पास।
लेकिन मैंने बीकानेर को चुना। मैंने कहा मुझे ऐसा शहर चाहिए जो गाँव जैसा हो। तो लिमिट मेथड जो है वो लिमिट की सहायता से निकलता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे समझ में आए कि काम कैसे करता है। तो यहाँ एक चीज़ और अच्छी है, हमारे बीकानेर का एक खास बात और है। बीकानेर में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको लगेगा आप राजस्थान में हैं। आपको लगेगा कि आप राजस्थान में, आप जाइए, किसी से भी आप मारवाड़ी बोलिए, कोई आदमी हिंदी नहीं बोलता यहाँ। बीकानेर में कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दीजिए जो बड़े शहरों से आए हुए हैं, बाकी आप बीकानेर में कहीं भी जाइए और बोलिए, लोग धड़ल्ले से मारवाड़ी बोलते हैं, एकदम धड़ल्ले से। किसी को ये शर्म या नहीं है कि भाई मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। हम खुल के मारवाड़ी बोलते हैं, खुल के एकदम दबा के, जो एकदम खट्टे से खट्टी बना एकदम, खट्टी वाली मारवाड़ी है बा बोलना मैं एकदम पूरी, एकदम जड़ आ रही, तो कोई नहीं प्रॉब्लम को नहीं है। लेकिन वही जब हम जयपुर जाते हैं, तो जयपुर में लोग मारवाड़ी बोलने वाले को मतलब ऐसा लगता है कि आप राजस्थान में है ही नहीं, आप कहीं और आ गए हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में आ गए हैं। यहाँ पे मारवाड़ी बोलोगे तो आपको, अब तो शायद मारवाड़ी हिंदी वहाँ गायब हो गई होगी, अब तो वहाँ इंग्लिश के बिना नॉर्मल जो छोटे-मोटे जो आप ऑफिसेज़ में जाते हैं, वहाँ तो हिंदी में बात नहीं करते, वहाँ वो सामने कुछ लड़कियाँ बैठी होती है, वो ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रही होती है, वो हिंदी में बात ही नहीं करना चाहती। तो अब तो शायद और ज़्यादा हो गया होगा वहाँ ट्रेंड। तो वहाँ उस समय भी था, उस समय भी वहाँ पे मारवाड़ी नहीं बोलते थे। ऐसा लगता था कि आप राजस्थान से बाहर आ गए हैं, यहाँ पे आप मारवाड़ी नहीं बोल सकते। यहाँ पे अगर आप मारवाड़ी बोलेंगे तो आपको गँवार माना जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि कहाँ आ गए, कौन है भाई? कठू आए हुए मतलब कौन-सा खेतों आए हुए हैं, बा कहानी पे लगते हैं। तो ये एक वो कल्चर रहता है जयपुर में कि भई आप अपने आप को शो करो। अब मैं इतना मॉडर्न था नहीं, मैं इतना आधुनिक था नहीं, मैं इतना शिक्षित था नहीं कि भई इतनी हिंदी मुझे आती है। और काम चला हुआ है मेरा, ठीक है। मेरी पढ़ाई शुरुआत में हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद में हुई हुई है, तो मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हिंदी ठीक है। लेकिन मुझे मज़ा आता है मेरी मारवाड़ी में बात करने का, मेरे अपने कल्चर में बात करने का ज़्यादा अच्छा लगता है, वो वहाँ नहीं था। वहाँ मैंने 4 साल मुझे याद है कि मैंने शायद घर को छोड़ के कहीं मारवाड़ी बोली हो, या फिर मोटा-मोटी जो अपनी इंग्लिश होती है टूटी-फूटी उसमें बात कर लो, और क्या फिर हिंदी में बात कर लो, मारवाड़ी तो गायब थी। जो कि यहाँ है, यहाँ पे भरपूर मारवाड़ी है। यहाँ लगता है कि आप राजस्थान के ही एक हिस्से के अंदर रहते हैं, जबकि वो वहाँ नहीं है। तो वहाँ वो कल्चर को अलग मानते हैं कि उसका एक अलग कल्चर है, तो वो एक प्रॉब्लम वहाँ थी। अब अपनी भाषा छोड़ दो, अपना रहन-सहन छोड़ दो, वो फिर मुझे थोड़ा गँवारा कम रहा। हाँ, तो मुझे मारवाड़ी पसंद है। मुझे पसंद क्या है, मेरी भाषा है, इसमें पसंद-नापसंद की बात ही नहीं है। जिसके साथ मैं जन्म हुआ हूँ, बड़ा-चढ़ा हूँ। बिल्कुल, पिंक सिटी मना नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं भई, हम पिंक सिटी के लायक नहीं हैं। पिंक सिटी बिल्कुल बेहतर है, शानदार है, राजधानी है, लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं। क्योंकि हम देहाती गाँव वाले टाइप के लोग हैं, हमें वैसी चाहिए थी, वो चीज़ मेरे लिए सूट नहीं हुई थी। शायद जयपुर हमें बर्दाश्त नहीं कर पाया या हम जयपुर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जयपुर में कमी नहीं है, हमारा शहरीकरण नहीं हो पाया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखो लिमिट वाला कैसे काम करता है। लिमिट वाला कैसे काम करता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 2y प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आप इसके टुकड़े कर लो, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। पहले हमें ये वाला जो मेथड है, लिमिट वाला जो मेथड है, वो लगाने के लिए, अगर वो मेथड हम लगाएं तो वह लगाने के लिए हमें गुणनखंड चाहिए होंगे, गुणनखंड। तो इस मेथड की सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये मेथड आपसे गुणनखंड मांगता है, आप गुणनखंड लेके आओ, है ना? आप इसके लिए गुणनखंड लेके आओ। तो गुणनखंड जो है वो पहले से बने हुए होने चाहिए। अगर सवाल में नहीं बने हुए हैं गुणनखंड, तो पहले आप गुणनखंड बनाओ और फिर उसके बाद ये मेथड काम करेगा, क्योंकि ये जो पूरा मेथड है लिमिट वाला, ये गुणनखंड पे आधारित है।
गुणनखंड पे आधारित है, तो आपका जो पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है, वो गुणनखंड में होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से गुणनखंड होने चाहिए पहले वाले पार्ट के। और फिर क्या करना है, एक ब्रैकेट्स इनमें से, इन गुणनखंडों में से एक गुणनखंड आपको अपने पास में रखना है। जैसे मान लीजिए ये रख लिया, बारी सबकी आएगी, है ना, ऐसा ना सोचिएगा कि ये रख लिया, इन दो ने क्या गुना किया, कोई गुना नहीं किया, बारी इनकी भी आएगी, लेकिन एक एक करके आएगी। जब पहले इसकी बारी आ गई तो ये दोनों घूमने जाएंगे, फिर इसकी बारी आएगी तो ये दोनों घूमने जाएंगे, फिर इसकी बारी आएगी तो ये दोनों घूमने जाएंगे। तो एक बंदा यहाँ रखेगा तो बाकी दो आगे जाएंगे। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1 का पूरे में भाग देने पर, इसमें भाग दे दो, तो भाग देने पर ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1। तो ये x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1, ये इसके बट्टे में चला गया। तो इन दोनों का भाग दे दिया। अभी इसका दिया है, अभी इन दो का दिया, चिंता ना करो, जब इसकी बारी आएगी तो इसको रोकेंगे, इसको होल्ड करेंगे और इसे फर्स्ट और थर्ड को भाग में ले जाएंगे, फिर इसको रोकेंगे और इन दो को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ कंसेप्ट जो लिमिट वाला है वो यूज होता है, फिर लिमिट लगती है। अब आपको यहाँ एक लिमिट लगानी है, इस वाले पे नहीं लगानी, फर्स्ट को अपने पास रखना है, जिसको आपने होल्ड किया उसे अपने पास रखना है, और बचे हुए सवाल पे लिमिट लगानी है। बचे हुए सवाल पे लिमिट कैसे लगेगी, इस तरीके से, x माइनस वाई प्लस लिमिट, और दो लिमिट लगेगी, यहां ध्यान देना, दो लिमिट लगेगी बैक टू बैक। एक लिमिट लगेगी y बटा एक्स की, एक लिमिट लगेगी x की। x की लिमिट तो हमेशा अनंत होगी, x टेंड्स टू अनंत। दूसरी लिमिट जो है वो जिसने आपने अपने पास में रखा है, जिसे आपने अपने पास में रखा है, वहां से लिमिट निकालनी है। इससे इससे लिमिट निकालो, कैसे निकलेगी, यहां पे आओ, इसे 0 के बराबर रखो। जिस ब्रैकेट को, जिस गुणनखंड को आपने अपने पास सेव किया है उसे एक बार 0 करो, पूरे सवाल में x का भाग दो, हो गया। इस तरीके से y बटा एक्स बना लो, फिर इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट, और x टेंड्स टू अनंत लो। इससे जो y बटा एक्स का मान आए, जो भी y बटा एक्स का मान आ जाए, वो y बटा एक्स की लिमिट होगी। तो y बटा एक्स बराबर 1 आ गया। तो y बटा एक्स, x टेंड्स टू अनंत पे जब x अनंत होगा तो y बटा एक्स की लिमिट 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको y बटा एक्स की लिमिट 1 करनी है। अब आप सोचोगे कि x टेंड्स टू अनंत लिखने का फायदा क्या मिला, कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, खाली नाम का ही था। नाम का नहीं था ये। अच्छा, आपको यहाँ अनंत रख दो, यहाँ अनंत इसलिए रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि y भी अनंत है, कि जब x बढ़ रहा होगा तो y भी तो बढ़ रहा होगा। ऐसा थोड़ी खाली x बढ़ रहा होगा, तो x बढ़ रहा होगा तो y भी बढ़ रहा होगा, तो ये दोनों मिला के 1 पे जा रहे हैं। मतलब y और x दोनों इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि दोनों का अनुपात हमेशा 1 बना रहता है। x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और इस तरीके से बढ़ेगा कि y बटा एक्स हमेशा 1 बना रहेगा। तो y बटा एक्स की लिमिट 1 आ गई। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये था। अगली बार जब आप x प्लस 2y प्लस 1 रखेंगे अपने पास, x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 ले लो, ठीक है। जब इसे अपने पास में रखोगे, पूरे सवाल में x का भाग दे दो, पूरे सवाल में x का भाग देने पर, ये मैंने x का भाग दे दिया, ठीक है। अब x की लिमिट लगानी है, टेंड्स टू अनंत, लिमिट x टेंड्स टू अनंत। तो एक तो एक रह जाएगा, दो दो रह गया, y बटा एक्स रह गया। लेकिन अब देखो ये वाला जो 1 बटा एक्स था ये 0 हो जाएगा। ये जो आपका 1 बटा एक्स है, क्योंकि x आप अनंत रखोगे, ऊपर 1 है, ऊपर तो हमेशा ही 1 रहेगा क्योंकि ऊपर 1 है, 1 बटा अनंत हो जाएगा, और 1 बटा अनंत आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी y बटा एक्स की लिमिट निकल जाएगी, y बटा एक्स की लिमिट होगी माइनस का 1/2। तो इस तरीके से y बटा एक्स की लिमिट जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है ना। y बटा एक्स की लिमिट निकाल लेनी है, क्लियर है। y बटा एक्स की लिमिट ऐसे निकाल लेनी है, और निकाल के फिर यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो फिलहाल तो इस पे चल रहे हैं हम, तो इसकी लिमिट हो गई 1। तो y बटा एक्स की लिमिट 1 रखने पर, यहाँ पे लिमिट y बटा एक्स टेंड्स टू 1, फिर x टेंड्स टू अनंत, अनंत वाली लिमिट बाद में रखिएगा,
पहले y बटा x की लिमिट रखनी है, ये रहा। अब यहाँ ऊपर से x कॉमन लो, ऊपर से x कॉमन लो, जितने x कॉमन निकल सकते हैं, अधिकतम x कॉमन ले लो जितने निकल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही निकल सकता है, तो एक कॉमन ले लिया। नीचे से भी जितने x कॉमन निकल सकते हैं ले लो। तो ये x से x कट जाएगा। अब y बटा x की जो लिमिट है, y बटा x, अब y बटा x का मान रख दो। y बटा x का मान पूरे में जहां जहां y बटा x आ रहा है वहां एक रख दो, y बटा x का मान एक रखने पर, और देखो क्या प्राप्त होता है। तो जो y बटा x है उसका मान एक रखने पर ही हो गया, एक प्लस एक बटा x। एक प्लस एक, और वो हो गया 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स। अब बचा हुआ जो x है उसकी जगह अनंत रख दो। पहले y बटा x की लिमिट रख दो, फिर x की लिमिट रख दो। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सवाल तो बहुत लंबा चला गया, इसका नाम तो शॉर्ट मेथड था। शॉर्ट तो इसमें कुछ रहा ही नहीं। तो अगर x का मान अनंत रख दें तो ये हो जाएगा आपके पास, एक और एक दो हो गया, 2 प्लस 0 हो गया ऊपर, 2 प्लस 0 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू ये अनंत हो गया, इंटू ये हो गया 3 प्लस 0 बराबर 0। तो इसे देखें तो ये हो गया आपका x माइनस वाई प्लस 2 बटा अनंत बराबर 0। तो x माइनस वाई 2 बटा अनंत 0 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 0 आ गया। अब इसमें कमाल क्या है? कमाल ये है कि अगर इसको, इसका जो प्रोसेस है अगर उसे ध्यान से देखें तो हमें पता लग जाएगा कि इसका आंसर जो है वो हर बार जो आप ब्रैकेट रखेंगे वही आपका आंसर आने वाला है। जिस ब्रैकेट को आप सेव करेंगे वही आंसर आएगा, क्योंकि आप देखो ऊपर एक x कॉमन आएगा हर बार। देखो y बटा x की लिमिट, क्योंकि इस बार इसको रखा है तो y बटा x की लिमिट 1 आ गई, इसको रखेंगे तो y बटा x की लिमिट -1 आ जाएगी, इसको रखेंगे तो y बटा x की लिमिट जो है वो आ जाएगी -1/2 इस केस में। ऐसे आप डायरेक्ट लिमिट ऐसे निकाल सकते हैं कि जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है उन दोनों का अनुपात ले लो और माइनस से गुणा कर दो। तो आप ऐसे लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि लिमिट यही होती है। अगर देखो इसे तो आप चाहो तो एक व्यापक फॉर्मूला इसके लिए बना सकते हो कि ताकि टाइम बच जाए। ax प्लस बी वाई प्लस सी में अगर y बटा x की लिमिट निकालनी हो और x टेंड्स टू अनंत हो तो पूरे सवाल में पहले x का भाग देने पर, x का भाग देने पर ये हो गया y बटा x प्लस सी बटा x। x का मान अनंत है, अनंत रखते ही ये 0 हो जाएगा और y बटा x बराबर हो जाएगा -a/b। और -a/b मतलब x का गुणांक बटा y का गुणांक इंटू माइनस, x का गुणांक बटा y का गुणांक माइनस, है ना। तो सीधी लिमिट निकाल सकते हो बिना मतलब में उधर जाके माथापच्ची करके आओ, क्योंकि बात निकलना तो यही है, x का गुणांक बटा y का गुणांक और माइनस। तो ये सीधा निकाल सकते हो, है ना। हाँ, तो ये आ गया। अब इसमें जो खास बात थी, मैंने बता रहा था कि शुरुआत में आपको ये लंबा लगेगा लेकिन बहुत छोटा है ये। छोटा इसलिए कि आप पे ध्यान देखें तो यहाँ से एक x बाहर आएगा, यहाँ से एक x बाहर आएगा और यहाँ से 2x बाहर आएंगे, क्योंकि नीचे दो ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट्स है तो 2x बाहर आएंगे, 2x बाहर आएंगे तो एक x तो कट जाएगा, एक x तो कट जाएगा, लेकिन एक x जो होगा वो एक्स्ट्रा है नीचे, एक x नीचे एक्स्ट्रा है देखो। और ये जो एक्स्ट्रा x है ये सिर्फ गेम को देख रहा है कि जो करना है कर लो, लास्ट में काम तो मुझे ही करना है।
तो आप जो भी मान रखोगे, अब x कट चुका है, ये बचा हुआ x है, अब अंदर जो भी बचा होगा वो या तो y बटा x बचा होगा, क्योंकि सारे x कॉमन निकाले आपने जितने x कॉमन निकल सकते थे सारे निकाल दिए। अब ब्रैकेटों के अंदर या तो y बटा x बचा होगा, या 1 बटा x या 2 बटा x या 3 बटा x टाइप का कुछ बचा होगा। y बटा x का मान तो वो जो 1 या 5 है वो हो जाएगा। वो जो y बटा x का जो मान है वो तो 2 3 जो भी है उसका वो मिल जाएगा। 1 बटा x या 2 बटा x ये 0 हो जाएगा, है ना। इसकी लिमिट तो आपको जो वहां पे है y बटा x की वो लिमिट मिल जाएगी, इसकी भी वही मिल जाएगी, इसकी जगह भी वो आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। तो लास्ट में फाइनल जो गेम खेलेगा वो ये x खेलेगा, क्योंकि बचा हुआ x है, ये कहीं नहीं जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये देखो सबने अपने अपने काम कर लिए, ये सिर्फ गेम को देखता रहा। बारी आएगी, ये देखो ये सिर्फ क्योंकि बचा हुआ x है, परेशान तो करेगा ही। तो लास्ट में इसने देखो खत्म, तो आपका क्या बचा, वो x माइनस वाई बच गया। अब ये बात सिर्फ x माइनस वाई के लिए ही लागू नहीं है, अगर देखो तो अगली बार भी ऐसा ही होने वाला है, अगली बार भी सेम टू सेम यही होने वाला है। x प्लस वाई अपने पास रखोगे, इन दो को भेजोगे, तो इन दो को भेजोगे तो नीचे दो ब्रैकेट आएंगे, नीचे दो ब्रैकेट्स आएंगे तो एक एक x कटेगा, एक x नीचे बचेगा, बचा हुआ x सबको 0 कर देगा, बात खत्म। तो आपकी अगली अनंत स्पर्शी आ जाएगी x प्लस वाई, और उससे अगली अनंत स्पर्शी आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 1, x प्लस 2y प्लस 1। तो इस वजह से ये जो मेथड है ये काफी कारगर है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये तेज होता जाएगा। शुरुआत में लंबा लगा, जो मैंने पहले कहा था कि शुरुआत में लेंदी लगता है, इसलिए क्योंकि पहले आप देख रहे होते हैं ये कैसे चल रहा है, फिर एक बार समझ में आ जाता है कि इसका चलने का कुछ स्टेप तो फालतू के हैं, ये स्टेप तो फालतू हैं, क्योंकि अगर एक भी एक्स बच रहा है तो चाहे और कुछ भी होता रहे क्या फर्क पड़ता है, नीचे वाला एक्स जब अनंत होगा रखना ही पड़ेगा, जब रखोगे तो ये पूरे को 0 कर देगा, और बस जो आपका ब्रैकेट आपने पहले से सुरक्षित रखा था बस वही सुरक्षित रहेगा, बाकी सब चला जाएगा। तो आपका अगला आंसर आ जाएगा, अगली अनंत स्पर्शी आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 0, और उससे अगली आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो इस मेथड की ये खास बात है, इससे आप इतना जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आई इसकी कारीगरी, ये कैसे काम करता है और कितना शॉर्ट कर देता है आपके सवाल को ये। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, और वो एक नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है कि गुणनखंड मांगता है ये। अगर गुणनखंड नहीं होते, अगर गुणनखंड नहीं होते तो फिर हम कैसे एक को रखते, दो को भाग देते, है ना। प्रॉब्लम है गुणनखंड, ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लिमिट वाला मेथड हो गया। आगे बढ़े, पता नहीं चलेगा, आप लगा के देखेंगे, जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, ये आराम से आंसर आ जाएगा, वो लगा लो। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि ये मेथड यहाँ पे ये ठीक रहेगा, यहाँ पे ये ठीक रहेगा। पता लगने का तो कोई तरीका ही नहीं होता कि आपको कैसे पता लगेगा, पता बस यूं ही होता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर आपके अंदर जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाते हैं, फिर आपको वो खुद ही रास्ता दिखाने लग जाता है, जो आपका अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर आता है और वो आपको रास्ता दिखाता है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता। मैं तो हमेशा बार बार आपको कहता हूँ, चाहे आप कहीं भी कितने भी पैसे खर्च कर दें, चाहे आप कुछ भी कर ले, आप पैसे किस बात के दे रहे हैं, आप पैसे इस बात के नहीं, कोई आपको टॉर्च से रास्ता दिखाएगा, पैसे आप इसलिए देख रहे हैं कि आपके अंदर का एक जो लाइट है जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं वो जल जाए, और वो आपको रास्ता दिखाती रहे कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या सबके लिए सही है। तो वो जो रास्ता है वो आपको दिखाता रहे। अब हमने हमारी लाइट जलाई है, आपको अपनी खुद की लाइट जलानी होगी कि भाई इसमें क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्या करें। इसमें गलतियां भी शामिल है, बहुत सारी गलतियां शामिल है, बहुत सारे तरीके शामिल है जो आप बार बार करते रहते हैं, आपका पूरा अभ्यास जो है वो उसमें शामिल है, और धीरे धीरे वो बल्ब जो है वो
रोशन होने लगता है। जब वो रोशन हो जाएगा, जिनका हो चुका है वो तो समझ रहे होंगे, जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा समय लगेगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। एक रोशनी आएगी जिसके बाद में जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें देखिए, जो टॉपिक अभी तक आप पढ़ चुके हैं या जिनकी प्रैक्टिस आप अच्छी कर चुके हैं, तो अंदर एक बल्ब जलता हुआ महसूस हो रहा होगा कि पता अपने आप पता चल रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक विधि और निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन बोल दो या इंस्पेक्शन मेथड बोल दो। ये जो विधि है, ये विधि एक्चुअली उसी का ही एक रूप है। इसी विधि का एक रूप है जो भी हमने लिमिट वाले मेथड में देखा था कि हमने एक बात तो समझ में आ गई, एक बात ये समझ में आ गई कि जब भी आगे वाले हिस्से में जो ब्रैकेट्स है, यहां जो ब्रैकेट्स है, अगर उनकी संख्या और इस अगले वाले की संख्या में अगर एक का अंतर है, एक का अंतर है, जैसे यहाँ 3 ब्रैकेट है, वहां 1 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट बटे में जाएंगे और 2 ब्रैकेट बटे में जाएंगे तो ये 2 उस एक पे भारी पड़ जाएंगे और भारी पड़ के वो सबको 0 कर देंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे जो भी ब्रैकेट्स है या जो भी पावर है, वो पावर और उसके जस्ट अगली वाली पावर में एक का अंतर है, एक का गैप है, तो एक एक्स एक्स्ट्रा बच जाएगा और बचा हुआ एक्स काम करेगा। ठीक है, इसी विधि का नाम निरीक्षण विधि बन गया। निरीक्षण विधि कहती है कि अगर आपका सवाल, आपका समीकरण इस तरीके से है कि पहले एन पावर है, एन पावर का मतलब एन गुणनखंड वाले, एन गुणनखंड है, उसके बाद में जैसे 3 गुणनखंड है, अगली बार 2 गुणनखंड नहीं है, फिर सीधा एक गुणनखंड है, मतलब एफ एन माइनस 2 है, सीधा एक पावर बीच में एक कम है ना। जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास गुणनखंड, एक गुणनखंड हम अपने पास रखते हैं, एक तो अपने पास रखते हैं और बचे हुए को सबको उधर भेजते हैं। तो जब बचे हुए को उधर भेजते हैं तो उधर गुणनखंड जितने भी है वो हमारे भेजे हुए गुणनखंड से एक कम होने चाहिए। अगर हम 3 भेज रहे हैं तो ऊपर 2 होने चाहिए, हम 3 भेज रहे हैं तो ऊपर 2 होने चाहिए, ताकि 2 कट जाए, एक बच जाए और बचा हुआ ही खेल दिखाए और 0 कर दे। यही तो चाहते हैं हम लोग, यही तो मांग रहे थे कि भाई यहाँ अगर 4 है, यहाँ 4 गुणनखंड है या 4 पावर है, तो यहाँ आप कितनी पावर मांगते हैं? अगर यहाँ पे 3 पावर हुई, कल्पना करो कि अगर यहाँ 3 पावर हुई, मतलब 3x मिलेंगे और एक आप अपने पास रखोगे, एक तो आप लिमिट में अपने पास रखते ही हो, एक अपने पास रखोगे, 3 वहां भेजोगे, तो x से x कट जाएंगे, आपको वो 0 नहीं मिलेगा। वो 0 आपको कब मिलेगा? वो 0 कब मिलेगा? जब यहाँ 3 ना होकर 2 हो। तो 1x या 2 हो या 1 हो, कोई दिक्कत नहीं, कम हो और चल जाएगा, और कम हो चल जाएगा, लेकिन कम होना चाहिए। तो आपके पास जितने भी ब्रैकेट्स होंगे उससे एक कम पावर का, एक पावर और कम करके फिर जो n-2 पावर है उतने ब्रैकेट्स यहाँ होने चाहिए, ताकि भाग लग के ये सब 0 हो जाए। x की जब लिमिट लगाओ तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका सवाल इस रूप में है एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2, तो आपको अनंत स्पर्शी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो अनंत स्पर्शी है वो यही है, यही आपकी अनंत स्पर्शी है। ये आपकी अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शियों का समीकरण एफ एन हो जाएगा। ये लिमिट वाले मेथड का ही एक विशेष रूप है। जो लिमिट वाला मेथड है उसी की स्पेशल फॉर्म है। बता दिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि अगर 3 ब्रैकेट, जैसे भी इसमें क्या हुआ था, इसमें यही तो हुआ था, इस सवाल में हमें जो फायदा मिल रहा था 0 वाला, वो क्यों मिला? वो इसीलिए मिला कि यहाँ 3 ब्रैकेट थे या 3 पावर थी और उसके जस्ट अगले एक पावर थी। अगर सोचो वहां 2 पावर होती तो ऊपर 2x मिलते, नीचे भी 2 होते, 2 से 2 कट जाते। तो वो जो प्रिविलेज मिला है अभी आपको 0 वाला, बचे हुए x ने सबको 0 कर दिया, आपको हल करना ही नहीं पड़ा और आपने सिर्फ इतना कह दिया कि नीचे एक x एक्स्ट्रा बचेगा और बचा हुआ x सबको 0 कर देगा। तो आपका झंझट ही खत्म हो गया, आपका कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया।
मत हो, इससे कम हो, उससे कम हो, चल जाएगा, बस लगातार पावर नहीं है, बीच में एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए, बीच में एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए। ये जो मेथड कह रहा है इसको लिमिट वाले से कि भाई एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए, एक पावर का डिफरेंस होने का मतलब एक एक्स का डिफरेंस होना, और एक एक्स का डिफरेंस होना बहुत, वो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर यहां 4 पावर आए, अगर पहला 4 पावर का हो तो अगला फिर 3 पावर का नहीं होना चाहिए, अगला 2 पावर का हो, 2 का नहीं है कोई बात नहीं, 1 पावर का हो, 0 पावर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 पावर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 पावर का हुआ, अगर 3 पावर का हुआ तो एक्स कट जाएंगे और फिर आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पावर हो, 1 पावर, बीच में वो जो जस्ट नेक्स्ट पावर जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, 4 पावर के बाद 3 पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 पावर हुई तो 3 पावर ही बट्टे में चली जाएगी और एक्स कट जाएंगे और आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर लघु विधि काहे की रही, फिर किस बात की लघु विधि रही, फिर तो लिमिट वाला ही बन गया, वो तो लिमिट से कर ही लेते। तो इसका फायदा हमें तभी मिलेगा जब बीच में 3 पावर वाला पद, जो भी बड़ी पावर है उसके जस्ट पावर वाला पद गायब हो, वो पद हो ही ना, उस पावर का कोई भी पद ना हो, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक, जैसे इसे देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपको वो फायदा मिलेगा, इसमें आपको वो फायदा मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जीरो फैक्टर जो है उसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 3 पावर है मतलब 3 ब्रैकेट है, यहाँ 1 पावर है ना। अब क्या होगा, आपका 1 रहेगा, 2 का भाग जाएगा, है ना, 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाएगा तो बट्टे में 2x आएंगे, बट्टे में 2 मिलेंगे, बट्टे में 2 मिलेंगे तो 1 कटेगा, 1 बचेगा, बचा हुआ x सबको 0 कर देगा, बात खत्म। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हर कोई अपने आप में अनंत स्पर्शी है, तो x प्लस वाई एक अनंत स्पर्शी है, x प्लस 2y ये एक अनंत स्पर्शी है, और x माइनस वाई एक अनंत स्पर्शी है। ये भी एक अनंत स्पर्शी है, ये भी एक अनंत स्पर्शी है, और ये भी एक अनंत स्पर्शी है, तो आपका सीधा अनंत स्पर्शी वाला आ गया, ये फायदा मिल गया आपको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, वो तो ये थोड़ी कह रहा है कि 0 ही आए, और लिमिट वाला ये थोड़ी कह रहा है 0 आए, लिमिट वाला तो कह रहा है जो भी आए सब ठीक है, अगर 0 नहीं भी आता तो भी करते हम, तो तब भी वो आंसर आ जाता। मान लो यहाँ पे सपोज करो इसको सॉल्व किया, 1 आ गया, तो अनंत स्पर्शी आ जाती x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सब कुछ चल जाएगा, इसमें तो चल जाएगा। लेकिन इसको हमने शॉर्ट मेथड बनाया है, तो ये कह के बनाया कि भाई ऐसा कोई फायदा मिले तभी तो मजा आए, तभी तो मजा आए, और इसका फायदा बस लिमिट वाला मेथड ही है, लिमिट वाला मेथड का ही हम एक रूप निकाल रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा मिल गया तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा, अनंत स्पर्शी फटाफट आ जाएगी। अब देखो अगर इसी का दूसरा हिस्सा ले, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये लो, ये अगर x प्लस वाई है, ठीक है, एक x माइनस वाई है, और एक ले लो आपका 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, ये लो। अब इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें अब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर, 2 पावर का मतलब 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट का मतलब एक रखोगे और एक भेजोगे, और एक भेजोगे तो यहाँ पे भी वो एक है, तो एक के बटे में एक आएगा, तो एक्स्ट्रा एक्स नहीं मिलेगा, और एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलेगी, तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ हर किसी पे, तो मैं पहले ही कह दिया था, लघु विधि का मतलब क्या है, लिमिटेड है ना, लघु विधि का मतलब ही है लिमिटेड है, ये क्लोज मैंने शुरू में ही डाल दिया था, मैंने पहले कहा था ये लिमिटेड है।
हमेशा काम नहीं करती, और हमेशा काम करती तो फिर लघु विधि बोलते ही क्यों? हमेशा काम करती तो लघु विधि क्यों बोलते? फिर तो यही बोलते व्यापक विधि है। लघु क्या है? व्यापक है, लेकिन व्यापक नहीं है, परिस्थितियों वश काम करेगी। तो जैसे कहते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एफडी में वो आता है ना, एसआईपी कराते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वैसे ही ये जो है वो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। व्यापक विधि वो होती है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सवाल क्या है, काम हमेशा करेगा, इसलिए व्यापक कहलाती है। अब इसमें देखो, अभी जो पूछे नहीं, क्योंकि इसमें आपकी लिमिट पूरी काम करेगी। आप इसको इधर भेज दो, एक को रख लो, जिसको भी रखना चाहो, जिसको भी रखना चाहो एक को रख लो, एक्स प्लस वाई रख लिया, एक्स माइनस वाई को इधर ले गए, भाग दे दिया, एक को रखना था एक को रख लिया, दूसरे को भाग में ले गए, लिमिट लगा दो, लिमिट एक वाई बटा एक्स की, अभी बताया था सीधा निकालने वाली कि एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक और माइनस, तो वाई बटा एक्स की लिमिट -1 आ गई और एक्स की लिमिट अनंत आ गई। अब इस सवाल में आपको देखो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्स आपको नहीं मिलेगा जैसे पहले मिला था, यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो सॉल्व, एक्स ऊपर से कॉमन निकाला, एक्स नीचे से कॉमन निकाला, और एक एक ही एक्स कॉमन आएगा, ऊपर से भी एक और नीचे से भी एक, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स है ही नहीं। ये एक्स से एक्स कट गया, वाई बटा एक्स का मान -1 रखने पर, वाई बटा एक्स का मान -1 रखने पर, जैसे -1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 -3 प्लस 1 बटा एक्स 1। अब एक्स वाली जो लिमिट है वो और लगा दो, एक्स टेंड्स टू अनंत, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई -1 बटा 2। ये लो, तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट लग जाएगी और क्या है। जीरो आ रहा था, फायदा मिल रहा था, जीरो आता तो थोड़ा फायदा मिल जाता, अब नहीं जीरो आ रहा तो क्या हुआ, जीरो आता तो जीरो का फायदा मिल जाता, बस वो बेनिफिट उठा रहे थे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का जैसे सेल का फायदा उठाते ना वो वाली है, तो सेल का फायदा उठा रहे थे, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा था, मिल रहा था, उसका अलग ही आनंद था, तो फटाफट आंसर पहुंचा रहा था। जब एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं होगा सॉल्व तो तब भी होगा ही, फिर एक एक चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक भी एक्स एक्स्ट्रा मिल जाता तो अभी ये माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, सीधा सट आंसर, बस वो फायदा है। उस फायदे के लिए सवाल को भी वैसा होना पड़ेगा जिससे वो फायदा मिल सके, अगर सवाल वैसा नहीं है तो फायदा किस बात का, ठीक है ना। तो ये है हमारा निरीक्षण विधि, तो इसको एज ए लिमिट मेथड की तरह ही ट्रीट करिएगा, ये लिमिट वाला ही मेथड है। लिमिट वाले मेथड का स्पेशल केस है कि भाई जब आपके पास ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो तो फिर उसका फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, किसी वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी हो सकती है, किसी वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी होगी, अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, अधिकतम अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या किस में, ये वाला लिया ना मैंने, ये वाला लिया, इसमें आपका होगा y बटा एक्स,
इसमें जो होता है वो होता है -1। देखो x का गुणांक बट्टा y का गुणांक -1। ये आप एक काम कर सकते हैं, ये एक्चुअली ढाल होती है, आप ढाल निकाल लें। इसकी जो भी ढाल है वो y बटा x की लिमिट है। तो y बटा x जो है वो ढाल के बराबर होता है। तो आप ढाल निकाल लो। कई तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो वो है जो शुरुआत में बताया था, उससे आप y जो आप ब्रैकेट अपने पास रख रहे हैं उसकी लिमिट वैसे निकाल लें, है ना। x का भाग दें, फिर x टेंड्स टू अनंत रखें और y बटा x का मान निकाल लें। एक वो तरीका। दूसरा तरीका, सीधा निकालना चाहो तो x का गुणांक बट्टा y का गुणांक और -1, उससे निकाल लो। उससे भी ना निकालना चाहो तो इसका अवकलन करके ढाल निकाल लो, dy बाई डी का मान निकाल लो। तो जो dy बाई डी का मान आएगा वही ढाल होगी, वो y बटा x की लिमिट होगी। दो। तीसरा तरीका, इस रेखा को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख लो, जो m का मान आए वो y बटा x की लिमिट होगी। तो कोई भी तरीका अपनाओ और देखो कौन सा आता है। तो अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या किसी वक्र में अगर n घात का समीकरण है, तो वक्र यदि n घात का समीकरण है, अगर वक्र n घात का समीकरण है, मतलब जितनी भी उसमें पावर है, बड़ी से बड़ी पावर जो है उसी को हम कहते हैं। तो अगर वक्र जो है वो n घात का समीकरण है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा वक्र ये है x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण को देखो तो इसमें बड़ी से बड़ी पावर 5 है, इसमें बड़ी से बड़ी पावर 5 है, तो इसे 5 घात का समीकरण बोलेंगे हम। 5 घात का समीकरण या 5 घातीय समीकरण। तो 5 घात का है तो अनंत स्पर्शियों की संख्या अधिकतम हो सकती है, गारंटी नहीं कि होगी, अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये गारंटी है। जितनी घात का समीकरण होगा उतनी अनंत स्पर्शियां अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या हमेशा अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या बराबर होती है समीकरण की घात। यहां पे फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये मत सोचिएगा कि इतनी होंगी ही होंगी, होंगी ही होगी, मतलब मैंने कह दिया कि ये 5 घात का समीकरण तो 5 अनंत स्पर्शियां होंगी ना, अधिकतम 5 होगी, 5 से ऊपर नहीं जाएगी। 5 हो सकती है, अधिकतम 5 होने का मतलब है 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। 5 से ऊपर नहीं जाएगी, 5 तक और 5 से नीचे नीचे ही अनंत स्पर्शियां रहेगी। जब आप निकालोगे तो 5 को क्रॉस नहीं करेगी, 5 को क्रॉस नहीं करेगी। वो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं क्रॉस करेगी, क्योंकि m का मान जब आप रखेंगे 5 पावर वाले से तो m की पावर 5 आएगी, और m की पावर 5 आएगी तो फिर 5 से ज्यादा बन ही नहीं सकती। m का मान जब आप 5 रखेंगे तो m के 5 मान आएंगे, पांचों मान अगर 5 में से काल्पनिक आ गए कुछ तो वैसे ही कम हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा m के मान 5 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा m के मान 5 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या आपके वक्र की घात के बराबर होती है, इतनी अनंत स्पर्शियां आपकी हो सकती है। अगला आता है प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। एक अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है? एक अनंत स्पर्शी एक अनंत स्पर्शी एक का बता रहा हूं, एक अनंत स्पर्शी वक्र को n-2 बिंदुओं पे काट सकती है। पर प्रतिच्छेद कर सकती है। एक अनंत स्पर्शी, एक अनंत स्पर्शी वक्र को n-2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। एक, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक अनंत स्पर्शी वक्र को n-2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो अगर n अनंत स्पर्शियां हैं टोटल, तो n अनंत स्पर्शी वक्र को n गुणा
एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 5 पेन की कीमत उससे गुणा कर दो, तो n अनंत स्पर्शियां n इंटू n माइनस बिंदुओं पे काटती है। n माइनस 2 बिंदुओं पे काटती है। एक अनंत स्पर्शी n माइनस 2 बिंदुओं पे काटती है। n का मतलब घात है, जो समीकरण की घात है वो है। यहां n का मतलब, जहां n का अर्थ समीकरण की घात है। समीकरण जितनी घात का है उतना n होगा। जहां n का मतलब, n का अर्थ समीकरण की घात है। जितनी घात का समीकरण उतना n, तो n 5 है तो 5 घात का समीकरण है तो n 5 हो गया। और अगर n 5 हो गया तो टोटल अनंत स्पर्शियां, ये याद रखिए मैक्सिमम बिंदु की संख्या है, मैक्सिमम। यहाँ जो भी चल रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट्स है। अगर अनंत स्पर्शियां ईमानदारी से काटे तो अधिकतम इतना काट सकते हैं, वरना इससे कम ही आएंगे। ये सारी मैक्सिमम मैक्सिमम की कहानी चल रही है। n का मतलब है आपका जो समीकरण की पावर है वो n है। तो समीकरण मान लो 5 पावर का है तो 5 माइनस 2 यानी 3। एक अनंत स्पर्शी ज्यादा से ज्यादा अगर काटती है, ज्यादा से ज्यादा काटती है तो 3 बिंदुओं पे काट सकती है। ज्यादा से ज्यादा काटती है तो 3 बिंदुओं पे वो काट सकती है, 3 से ज्यादा नहीं काट सकती। और फिर टोटल अनंत स्पर्शियां मान लीजिए n है, क्योंकि जितनी पावर होती है ज्यादा से ज्यादा उतनी अनंत स्पर्शियां आ सकती है। तो अगर मान लो n की n अनंत स्पर्शियां आ जाती है और एक अनंत स्पर्शी n माइनस 2 बिंदुओं पे काटती है, तो टोटल अनंत स्पर्शियां n इंटू n माइनस 2 पे कट करेगी। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई समीकरण 4 पावर का है, कोई समीकरण 4 पावर का है। अब इस समीकरण में अधिकतम पावर 4 है, तो n का मान हो गया 4। तो एक अनंत स्पर्शी, और अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या हो गई, अधिकतम अनंत स्पर्शी हो गई इसकी 4। ज्यादा से ज्यादा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या होगी 4। एक अनंत स्पर्शी वक्र को काटती है, एक अनंत स्पर्शी n माइनस 2 बिंदुओं पे काटती है। तो n माइनस 2 यानी 2 हो गया। तो एक अनंत स्पर्शी इसे, एक अनंत स्पर्शी 2 बिंदुओं पे काटेगी, तो टोटल हमारे पास हो गया 8। 8 बिंदुओं पे ये टोटल काट सकती है। अगर काटेगी 8 से कम पे काट सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर काटेगी तो 8 पॉइंट होंगे। 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है इसकी, 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, और 4 अनंत स्पर्शियां इसको 8 बिंदुओं पे कट कर सकती है। 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, और क्योंकि अधिकतम है ये एग्जैक्टली नहीं है, कोई एग्जैक्टली फिगर मान के चलो कि ये ऐसे ही आ गया। ये 4 अनंत स्पर्शियां मैक्सिमम हो सकती है, 4 हो सकती है, और 4 अनंत स्पर्शियां वक्र को 8 बिंदुओं पे कट कर सकती है। तो प्रतिशत बिंदुओं की संख्या अधिकतम संख्या होती है n माइनस 2। तो वो आपका जो भी समीकरण है वहां पे n का मान रख दो, n का मान रख के इसको सॉल्व कर लो। n का जो भी मान है वो रखो और उसको सॉल्व कर लो, तो आपको प्रतिशत बिंदुओं की संख्या जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। हाँ, तो इनफाइनाइट पे स्पर्श करते तो इसका मतलब किनारे जो है वो अनंत पे जा रहे हैं। किनारे अनंत पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में नहीं काट सकते। किनारे अनंत पे जा रहे हैं, किनारे जो हैं वो अनंत पे जा रहे हैं। किनारों पे नहीं काटेगी, किनारों पे नहीं काटेगी, लेकिन बीच में से तो काटती हुई जाएगी। जैसे एक ये वक्र है, ठीक है, इसका समीकरण होता है x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 बराबर 5 a स्क्वायर x स्क्वायर वाई।
तो ये जो वक्र होता है इसकी जो अनंत स्पर्शी होती है वो यूं जाती है ऊपर से कट करते हुए। अब ये इसे नहीं कट कर रही है, ठीक है ना, इसकी थोड़ा मुझे डायग्राम पता नहीं एग्जैक्टली। अब ये जब वापस जाती है अनंत स्पर्शी, किनारों पे नहीं काटती है, किनारों पे नहीं काटेगी क्योंकि किनारे पे अनंत स्पर्शी है, तो यहां नहीं काटेगी और यहां नहीं काटेगी, लेकिन अंदर आके जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से पे आके काटेगी, इस हिस्से पे वो कट करती है ना, वहां नहीं काटती है, रिपीट कर रहा हूं, वहां नहीं काटती। यहाँ जो ये जो हिस्सा होता है बीच वाला, जब वो बीच में से गुजरती है उस समय वर्क जो कर्व है उसके जो अप डाउन होते हैं वो उसे काटती है, उसे जो अंदर वाला हिस्सा है वो। ये बिंदुओं की संख्या है, कितने बिंदुओं पे काटेगी। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ एक बिंदु मान लो ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो ऐसे ये बिंदुओं की संख्या है कि कितने बिंदुओं पे अनंत स्पर्शी और वक्र आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, कितने बिंदु होंगे। आपने लोगों को लगता है शायद वो वीडियो नहीं देखा, आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि थ्योरी वाले वीडियो में ये बताया हुआ था मैंने कि हाँ है ना, वो जब ऐसे सवाल आते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर आपने देखा है तो उसमें जिक्र हुआ है और उसमें बना के भी दिखाया हुआ है कि कैसे काटती है, कौन से काटती है। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो अनंत स्पर्शी है, ये यहाँ पे नहीं काटेगी, डेफिनेटली नहीं काटेगी, अनंत स्पर्शी की परिभाषा है। और ये भी है नहीं काटेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में नहीं काटेगी, अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, लेकिन बीच में जब कर्व का जो अप डाउन होंगे उसको वो काटते हुए निकलती है। तो अधिकतम कितने बिंदुओं पे काट सकती है, n-2 पे काट सकती है ना, कितने बिंदु पे काट सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर, मैंने समझाया हुआ है कि कैसे काटती है, किस तरीके से काटती है। तो अनंत स्पर्शी का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम प्रतिबद्ध ही कर दिया, आपने 3 बिंदु मैक्सिमम होते हैं, गारंटी नहीं है कि 3 होंगे, हो सकता है 0 ही हो सकता है 0 ही हो, नहीं काटे, हो सकता है 0 हो नहीं काटे, रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है 0 है नहीं काटे, लेकिन ये काटने की अधिकतम सीमा है कि कितने बिंदुओं पे ये से काट सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या। ये हमारा एक वक्र है, ठीक है। इसकी जो अनंत स्पर्शी आएंगी वो अगर हम निरीक्षण विधि से निकालें तो आराम से निकल जाएगी। इसकी 4 अनंत स्पर्शी आएंगी, इसकी 4 अनंत स्पर्शी आएंगी। तो पहली अनंत स्पर्शी आ जाएगी आपकी x बराबर 0, ये एक अनंत स्पर्शी आ गई। अब देखो ये अनंत स्पर्शी है, ये अनंत स्पर्शी है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ को काट रही है। एक तो ये रहा पॉइंट जहां पे ये कट कर रही है, एक ये पॉइंट रहा, देखो दोनों पे ये कट कर रही है, एक ये देखो यहाँ कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अनंत स्पर्शी है,
अनंतस्पर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि वो कट नहीं करेगी। अनंतस्पर्शी होने का मतलब है वो उसको अनंत पे जाके स्पर्श करेगी। इतना ही कहा गया उसमें, और कुछ नहीं कहा। उतना बाकी जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके द्वारा जोड़ा गया है। वो बाकी जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके द्वारा खुद से जोड़ा गया है ना, खुद से रियलिटी बनाई गई है। जो वो परिभाषा ने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह रेखा जो वक्र के साथ अनंत तक जाती हो, अनंत पे जाके स्पर्श करती हो। तो देखो वो अनंत पे स्पर्श कर रही है, उसके बाद में बीच के थोड़ी कहा था। तो यहाँ देख सकते हो कि अगर हम लाइन को नीचे ले जाएं तो वक्र के साथ साथ ही अनंत पे जा रही है, अनंत पे आ भी रही है और जा भी रही है। ऊपर भी देखो तो कहानी वो भी वही है, लेकिन जब बीच में आ रही है तो ग्राफ को दो बिंदुओं पे ये कट कर रही है ना। एक यहाँ कट कर गई और एक यहाँ कट कर गई। ऐसे ही आप जब दूसरी रेखा खींचेंगे सेकंड वाली अनंत स्पर्शी, तो y बराबर 0, फिर एक और आ गई। ये देखो ये भी ग्राफ को कट कर रही है, ये भी बीच में से जा रही है, ग्राफ को कट कर रही है। तीसरी अनंत स्पर्शी खींचे x प्लस वाई बराबर 0, तो वो भी कट कर रही है। उससे अगली खींचे तो x माइनस वाई, ये हमारी टोटल अनंत स्पर्शियां हो गई। ये देखो इतनी सारी अनंत स्पर्शियां हो गई। ये जो इसे काट रही है, देखो हर अनंत स्पर्शी जिसे काट रही है, अगर इन्हें देखें सारी को हम एक साथ, तो पहले जैसे ब्लैक वाली को देखें तो ये जो ब्लैक वाली अनंत स्पर्शी है, ये एक तो यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। ठीक है, अगर हम इस ब्लू वाली को देखें तो ब्लू वाली यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ये दो हो गए। फिर अगर हम इस वाली को देखें, ये है x माइनस वाई बराबर 0, तो ये यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। फिर उसके बाद ग्रीन वाली को देखें तो ग्रीन वाली एक यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। तो हम टोटल प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या काउंट करें कि टोटल कितने हैं, तो टोटल हमें मिलेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसी के लिए हमने बताया था कि कितने प्रतिच्छेद बिंदु टोटल बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मत मान लीजिएगा कि ये इतने मैक्सिमम होंगे, ये मैक्सिमम की बात है, ये गारंटी नहीं है कि इतने होंगे, क्योंकि गारंटी इस बात की नहीं है कि अनंत स्पर्शियां n होगी। इस बात की गारंटी नहीं है कि अनंत स्पर्शियां n होगी। इस बात की ही कोई गारंटी नहीं है कि अनंत स्पर्शियां n होगी। जब अनंत स्पर्शियों की गारंटी नहीं है तो प्रतिच्छेद बिंदु की गारंटी कैसे हो जाएगी? तो वो है, अगर अनंत स्पर्शियां हुई तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या n इंटू n माइनस 2 मैक्सिमम इतनी हो जाएगी। तो यहाँ हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये बनती है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है सारे, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, अगर इन सबको मिलाया जाए या फिर ये समझा जाए कि कोई वक्र ऐसा है क्या जो इन सारे प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता हो, इन सारे प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला क्या कोई वक्र है? क्या कोई ऐसा वक्र है जो इन सारे बिंदुओं से गुजरता हो? ये सारे जो मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं, क्या इन 8 के 8 पॉइंट से गुजरने वाला कोई वक्र है, कोई कर्व ऐसा है जिसपे ये सारे बिंदु आ जाए? क्या कोई वक्र ऐसा है जिसपे ये सारे के सारे 8 बिंदु आ जाए? तो जवाब है हाँ, ऐसा एक वक्र होता है जिसपे आपके सारे प्रतिच्छेद बिंदु आ सकते हैं। देखो दिखाता हूं। इसे देखो, और गौर करो। ये सारे के सारे आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सबके सब इसके ऊपर आ गए।
काउंट कर लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा। सारे के सारे बिंदु आपके इस वक्र के ऊपर आ गए। इसे प्रतिच्छेदी वक्र कहते हैं। इस वक्र को प्रतिच्छेदी वक्र कहते हैं। आपके जितने भी थे उन सबको एक कर्व के ऊपर ले लिया, इसे प्रतिच्छेदी वक्र कहते हैं। और ये जो वक्र है ये आपको तब मिलता है जब आप अपने वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का समीकरण माइनस कर देते हैं। आप अपने वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का समीकरण निकाल दो, माइनस कर दो, फिर जो भी बचेगा वो आपका प्रतिच्छेदी वक्र, ये जो ऑरेंज कलर का जो वक्र है वो बच जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन सा वक्र ऐसा है, कौन सा कर्व ऐसा है जिसपे आपके सारे प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो करना क्या होगा, आपका जो भी वक्र का समीकरण, मतलब जो सवाल है, जो समीकरण दिया गया, उस समीकरण की अनंत स्पर्शियां निकाल लो, सारी अनंत स्पर्शियों को आपस में एक कर लो, मतलब गुणा कर दो, गुणा करके एक समीकरण बना दो और उसे घटा दो। घटाने के बाद जो भी समीकरण बच जाएगा वही प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण होगा, वो आपको प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, जो मैंने कहा वो ये है। आपको इस वक्र को कहते हैं प्रतिच्छेदी वक्र। पहली बात तो जिस पे सारे बिंदु आए हैं इसका नाम है प्रतिच्छेदी वक्र या इंटरसेक्टिंग कर्व। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र प्रतिच्छेदी वक्र कहलाता है। और प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण जो है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण अगर आपको निकालना हो तो आपको ये करना होगा कि आपके वक्र के समीकरण में से, जो आपके वक्र का समीकरण है उसमें से आपको माइनस करना होगा अनंत स्पर्शियों का समीकरण। जो आपकी अनंत स्पर्शियां हैं उनको संयुक्त कर लो। संयुक्त करना मतलब एक समीकरण में लिख लो, सबको गुणा कर दो, एक बन जाएगी। उस संयुक्त समीकरण को उसमें से माइनस कर दो तो आपको प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण मिल जाएगा। उसका समीकरण मिल जाएगा जिसपे सारे प्रतिच्छेद बिंदु विद्यमान होंगे। आपके जो सारे प्रतिच्छेद बिंदु है वो जिस वक्र पे विद्यमान होंगे वो वक्र मिल जाएगा। तो करना क्या होगा, जो वक्र का समीकरण है, जो भी आपको दिया गया मूल समीकरण, उसमें से अपनी अनंत स्पर्शियां जो आपने निकाली है उनको गुणा कर दो और उसे घटा दो। तो आपका प्रतिच्छेदी वक्र, आपको पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी वक्र क्या है, मतलब वो कौन सा वक्र है जिसपे आपके सारे अनंत स्पर्शी और रेखा, अनंत स्पर्शी और वक्र दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, जहां जहां ये काटेंगे, उन बिंदु से गुजरने वाला वक्र आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमारी ये जो वक्र है इसमें ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें अगर हम देखें, अब इसमें क्या है, देखो ये हमारी अनंत स्पर्शी, एक तो हो गई x बराबर 0, एक हो गई y बराबर 0, एक हो गई x प्लस वाई बराबर 0, एक हो गई x माइनस वाई बराबर 0। अगर हम चारों अनंत स्पर्शियों को मिलाकर एक समीकरण बनाएं तो हमारा समीकरण बनेगा x वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसे कहते हैं अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। सारी अनंत स्पर्शियों को आपने एक साथ लिख लिया तो ये बन गया संयुक्त समीकरण। अब ये जब संयुक्त समीकरण बन जाए, इस संयुक्त समीकरण को आपको अब जो वक्र का समीकरण है उसमें से घटा देना है। जो आपके वक्र का समीकरण है, ये रहा वक्र का समीकरण, इस वक्र के समीकरण में, इसी का नाम है वक्र का समीकरण। जो आपको सवाल दिया हुआ है, जो समीकरण आपको दिया हुआ है वो वक्र का समीकरण कहलाता है। ये आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व होगी, ये आपका अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण हो गया। अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण। अब करना है दोनों को घटा दो। अब अनंत स्पर्शी वाले में से, वक्र वाले में से अनंत स्पर्शी का जो समीकरण है उसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे
क्या होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएंगे, और क्या बच जाएगा आपके पास, ये वाला समीकरण। तो जो प्रतिच्छेदी वक्र है उसका समीकरण आ गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। और ये देख सकते हो कि ये वो वही वृत्त है, वही वृत्त है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है ये। तो इस तरीके से आप वो पता कर सकते हो कि सारे प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब जो वक्र और अनंत स्पर्शी के काटने से जो बिंदु बने हैं, उन बिंदुओं से कौन सा वक्र पास होता है, गुजरता है, कौन जा रहा है, कौन सारे बिंदुओं से गुजरेगा, उसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कल से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सवाल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग जो है थ्योरी लेक्चर देख लीजिएगा, प्लस उसमें जो और प्रैक्टिस करवाई हुई है वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से थोड़ी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो यहाँ जब आप आएंगे प्रैक्टिस करने तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा, है ना, फायदा ही होता है। अगर आपको पहले से कुछ पता है तो उसका फायदा आपको आगे मिलता ही है, और मजा भी आता है, प्रैक्टिस में भी मजा आता है। जब आप सवालों के जवाब खुद से देते हैं, जल्दी आंसर पे आते हैं, तो ज्यादा मजा आता है। तो वहां से पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। सवाल करने का अलग ही अंदाज होगा, अलग ही तरीका होगा, क्योंकि तब सब कुछ पता होगा आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सब सही रहा होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगली क्लास में। ठीक है।